जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार कांस्टेबल की री एग्ज़ाम की डेट बिल्कुल आप लोगों के सामने है। तो दोस्तों उसी को देखते हुए आज हम महत्वपूर्ण स्पेशल सामान्य ज्ञान यानी जीके के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों तक लेके आया हूँ, जो हर बार बिहार पुलिस कांस्टेबल या बिहार पुलिस एसआई के एग्ज़ाम में रिपीट किए जा रहे हैं। तो पिछले 15-20 सालों से ये सभी के सभी क्वेश्चन हर बार रिपीट होते आए हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ेंगे, वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम यानी कि सामान्य ज्ञान जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को यहाँ पर समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? बैंकों का बैंक इनमें से किसे भारत में कहा जाता है? बैंकों का बैंक कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, याद रखेंगे आरबीआई जो है वो क्या है? बैंकों का बैंक है। ठीक है, बैंकों का बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो जान लीजिए, गरीबी का मुख्य जो कारण होगा वो होगा आय में असमानता। ठीक है, क्या होगा? आय में असमानता यानी कि इनकम इनइक्वलिटी। ठीक है, याद रखिएगा, आय में असमानता आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, सबसे पहले किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कैशबैक होम लोन की शुरुआत की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कैशबैक होम लोन की शुरुआत की थी? तो किसने की थी, कौन से बैंक ने की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, कौन सी बैंक? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सी बैंक? आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, जिसने क्या किया था? ग्राहकों के लिए कैशबैक होम लोन की शुरुआत की थी आईसीआई बैंक ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, 1982 यानी कि 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो दोस्तों मुंबई में है। कहाँ पर है? नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुंबई है। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे क्योंकि कोई भी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। हो सकता है वो वर्ष पूछ ले, स्थापना वर्ष पूछ ले, या आपसे ये किस जगह पर स्थित है इसका मुख्यालय ये भी पूछ सकता है। तो दोनों पॉइंट आपको अच्छे से याद करने हैं, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं बहुत डीपली तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों तक समझाऊंगा और मैं रोज़ डेली आप लोगों तक ऐसी वीडियो लाता रहता हूं। दोस्तों अपना प्यार दिखाते रहिए, पढ़ने में मज़ा आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिए। हमारा जो स्टडी प्लेटफॉर्म है सरोज सिलेक्शन पॉइंट, आप लोगों तक इंपॉर्टेंट वीडियो और टॉपिक लेके आता रहेगा जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और हेल्पफुल साबित होंगी। तो ऐसे ही हमारे साथ रोज़ डेली आप पढ़ते रहिए, रोज़ डेली आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय निम्न में स्थित है। एशियाई विकास बैंक निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, एशियाई जो विकास बैंक है वह है फिलीपींस की राजधानी मनीला। ठीक है, जी हाँ, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, मनीला में है फिलीपींस की राजधानी। तो मनीला जो क्या है वो है फिलीपींस की राजधानी है, कैपिटल है फिलीपींस का। ठीक, क्या है? मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी है, जहाँ पे क्या है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। ठीक है, मनीला में फिलीपींस की राजधानी। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है यानी कि भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है यानी कि ऊंची चोटी है वो कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भारत की? तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका सही आंसर होगा
गॉडविन ऑस्टिन, जिसे क्या कहा जाता है और K2 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, K2 के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, हालांकि ये विवादित है, हालांकि ये जो श्रृंखला है दोस्तों ये विवादित है, क्योंकि किस कारण? पीओके के कारण। ठीक है, पीओके में कुछ हिस्सा इसका जो है वो भारत में है और कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है। ठीक है, पर कुछ हिस्सा हिंदुस्तान में है, तो इसलिए हिंदुस्तान के लिए भी ये माना जाएगा। तो इसको जो है आंसर इसका सही क्या माना गया है? गॉडविन ऑस्टिन K2 गॉडविन जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा भारत में भी है, तो बिल्कुल माना जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका आंसर K2 होगा, याद रखिएगा। और हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है कि पूरी तरह से भारत में जो पर्वत है यानी कि चोटी है, पूरी तरह से भारत में है, यानी कि उसका कोई भी हिस्सा किसी अन्य देश से नहीं लगता है, किसी अन्य पड़ोसी देश से नहीं लगता है, तो वो कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? क्वेश्चन बहुत अलग है, डिफरेंट है, अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे तो याद होगा। क्वेश्चन कहता है कि ऐसी कौन सी भारत की चोटी है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो जिसका पूरा का पूरा हिस्सा भारत में है, तो वो कौन सी है दोस्तों? नंदा देवी पर्वत है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछता है कि ऐसी कौन सी पर्वत चोटी है जो सबसे ऊंची है भारत की और पूरी तरह से वो भारत में है, तो नंगा देवी पर्वत है। ठीक है, नंदा देवी, सॉरी नंदा देवी, कौन सी? नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी पर्वत है जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है, नंदा देवी पर्वत जो है वो भारत की पूरी तरह से भारत में है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और पूरे विश्व में ये 23वें नंबर पे आती है। ठीक है, और गॉडविन ऑस्टिन यानी कि K2 ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट के बाद। ठीक है, याद रखिएगा। तो नंदा देवी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है? इनमें से कौन सा क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है? तो वो क्या है? तो याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र। ठीक है, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सेवा क्षेत्र जो है भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। याद रखिएगा, कौन सी? सेवा क्षेत्र, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवाला क्या है? चलिए जान लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हवाला क्या है? तो याद रखिएगा, विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। ठीक है, विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? विदेशी मुद्रा का विनिमय अवैध कारोबार। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? निम्न में से किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था रिजर्व बैंक का? ये हुआ था 1949 में। ठीक है, 1 जनवरी, कब? डेट भी याद करेंगे, 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, 1 जनवरी 1949 को जो है रिजर्व बैंक का यानी कि RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, बात की जाए स्थापना की कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा दोस्तों, स्थापना हुई थी 1935 को। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1935 में स्थापना हुई थी, और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। मैं इस वीडियो में दोस्तों हर तरह की जीएस आपको देखने को मिलेगी, जीके जीएस। मैं इस वीडियो में सभी टॉपिक लेके आया हूँ, यानी कि सामान्य ज्ञान के जितने भी टॉपिक बनते हैं, वो चाहे इतिहास से हो, वो चाहे आपका राजनीति से हो, वो चाहे भूगोल से हो, वो चाहे अर्थशास्त्र से हो या पर्यावरण से, सभी का निचोड़ इस वीडियो में लेके आया हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीट होते हैं, तो अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम लाया जाता है? सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम लाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? भूकंप के दौरान दोस्तों सतह पर जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उनको मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका किया जाता है? भूकंपीय तरंगों को। ठीक है, भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक चीज़ और पॉइंट याद करेंगे। चलिए, ये तो था भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का। यही क्वेश्चन आपसे पूछ लेता कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए
किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, रिएक्टर स्केल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, किसका? रिएक्टर स्केल का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो ये क्या, इससे क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता, ठीक है, भूकंप की क्या नापी जाती है? तीव्रता, ठीक है, भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, ठीक है। याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। सिस्मोग्राफ से क्या नापा जाता है? भूकंपी तरंगों को मापा जाता है, यानी कि सतह पर, पृथ्वी की सतह पर जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उसको नापा जाता है। और रिएक्टर स्केल पे क्या नापा जाता है? भूकंप की तीव्रता, ठीक है, कि कितनी तीव्र गति से भूकंप आया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो याद रखिएगा ये है कांस्य युग की, ठीक, कांस्य युग की है, कांस्य युगीन, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? कांस्य युग की है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? किस वर्ष हुई बांग्लादेश की स्थापना? तो याद रखिएगा बांग्लादेश की जो स्थापना हुई थी 1971, यानी कि 1971 ईस्वी में बांग्लादेश की स्थापना हुई थी, ठीक है। पहले बांग्लादेश का नाम क्या था? यानी कि जब बांग्लादेश आज़ाद नहीं हुआ था, अलग देश नहीं बना था, तो बांग्लादेश को क्या कहा जाता था? तो पहले पाकिस्तान का ये एक हिस्सा था, ठीक है, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? याद रखिएगा पूर्वी पाकिस्तान माना जाता था, ठीक है। और जो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान है उसे पश्चिमी पाकिस्तान माना जाता था, ठीक है। तो पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराकर क्या बना? बांग्लादेश बना, ठीक है, 1971 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछ लेता है कि बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था, तो उसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है चिकन नेक निम्न में से किस सीमा को जोड़ता है? तो इन सारे ऑप्शनों में दोस्तों आपका भारत और बांग्लादेश, जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी भारत और बांग्लादेश बिल्कुल सही है। चिकन नेक जो है निम्न में से भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा, किसे? भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है चिकन नेक। चलिए अगला क्वेश्चन, पशुपालन किस राज्य की प्रसिद्ध शैली है? पशुपालन किस राज्य की प्रसिद्ध शैली है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की है। किसकी है? उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध शैली है पशुपालन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो याद रखिएगा पाली भाषा में। किसमें? पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था। एक पॉइंट और नोट डाउन करेंगे कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस जगह पर दिया था? याद रखिएगा प्रथम उपदेश किस जगह पर दिया था? तो याद रखिएगा दोस्तों सारनाथ, ठीक है, सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है, ये भी पॉइंट आप लोग याद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? पूछ रहा है आपसे, ठीक है, याद रखिएगा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ, ठीक है। तो किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? तो याद रखेंगे पारित जो हुआ है वो हुआ है लॉर्ड कैनिन के काल में। किसमें? लॉर्ड कैनिन के काल में पारित हुआ है। और एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, पेश किसने किया था? पेश किया है लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है, 2 पॉइंट बनते हैं। पेश अगर पूछ ले किसने पेश किया था? पेश किया लॉर्ड डलहौजी ने। फिर उसके बाद लॉर्ड डलहौजी जो है वो गवर्नर जनरल के पद से हट गए। फिर कौन आया? लॉर्ड कैनिन आया, तो उन्होंने इसको पारित कर दिया, ठीक है, इन्होंने पारित कर दिया। किसने? लॉर्ड कैनिन ने, ठीक। 2 पॉइंट बनते हैं, इसको भी अच्छे से नोट डाउन करेंगे। बहुत सरल तरीके से अच्छे से दोस्तों मैं बता रहा हूँ। जितने भी इम्पोर्टेंट
पॉइंट मैं आपको बताता हूं दोस्तों, प्लीज़ उसको नोट डाउन करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, संभवतः आपके आने वाले एग्जाम में उन्हीं पॉइंटों में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो पॉइंट भी अच्छे से याद करिएगा, जितने भी पॉइंट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था? पहला एशियाई खेल कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो पहला एशियाई खेल हुआ था वो हुआ था भारत में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन बी, पहला एशियाई खेल जो हुआ था वो हुआ था भारत में, ठीक है, भारत में हुआ था। भारत में कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में, ठीक है। कब हुआ था? 1951 में नई दिल्ली में दोस्तों क्या हुआ था? पहला एशियाई खेल, ठीक है। वर्ष की बात की जाए 1951 में। लास्ट टाइम कहाँ पर हुआ था? ये चीन में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 2023 में। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था लास्ट टाइम, ठीक है। प्रेजेंट पूछ ले, करंट के लिए आप इसको याद कर लीजिए कि अगला जो एशियाई खेल होगा वो कहाँ पर होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगला जो होगा, पहले तो वर्ष याद करिए, 2026 में होगा। कहाँ पर? जापान में, ठीक है, जापान में होगा। कहाँ पे? नगोया, जापान के नगोया में, ठीक है, याद रखिएगा। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है करंट के लिए। 2026 में अगला एशियाई खेल होगा। कहाँ पर? जापान के, जापान के कहाँ पर? नगोया में, ठीक है, जापान के नगोया में होगा अगला एशियाई खेल 2026 में, ठीक है। और पहला कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था 1951 में नई दिल्ली, ठीक है। सारे पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। सभी के सभी पॉइंट आप अच्छे से याद कर लेंगे दोस्तों, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, बिहू किस राज्य का पर्व है? बिहू किस राज्य का पर्व है? चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, बिहू किस राज्य का पर्व है? तो याद रखिएगा, असम राज्य का पर्व है। पर्व यानी त्योहार, फेस्टिवल, ठीक है। बिहू किस राज्य का पर्व है? तो असम राज्य का ये प्रसिद्ध पर्व है। चलिए बाकी बचे तीनों ऑप्शन की भी इंपॉर्टेंट पर्व जान लेते हैं, क्योंकि आपसे केरल का भी, त्रिपुरा का भी, पश्चिम, यानी कि कहीं का भी आपसे प्रसिद्ध पर्व या त्यौहार पूछ सकता है। तो ऑप्शन में अगर हमें मिले हैं तो सारे ऑप्शन हम अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। पहले तो आपने पढ़ा बिहू किस राज्य का पर्व है? असम, ये आपको पता चल गया। चलिए केरल का, जिन भी बच्चों को पता होगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दे सकते हैं मेरे आंसर बताने से पहले। तो केरल का जो प्रसिद्ध पर्व है वो कौन सा है? चलिए जान लेते हैं। तो देखिए बच्चे, केरल का जो है वो है ओणम, ठीक है। मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, अच्छे से आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। ओणम जो है ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। केरल का जो प्रसिद्ध पर्व है, त्यौहार है, कौन सा है? ओणम है, ठीक है। बात की जाए त्रिपुरा की, ये भी आप नोट डाउन करेंगे। त्रिपुरा की क्या होगा? त्रिपुरा का गरिया पूजा, ठीक है। क्या होगा? गरिया पूजा, ये भी पॉइंट आप याद करेंगे। पश्चिम बंगाल के बारे में बात करेंगे तो दुर्गा पूजा, सबने सुना होगा, बहुत ही फेमस है। दुर्गा पूजा यहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है, ठीक है। मतलब चारों ऑप्शनों के मैंने पॉइंट आपको याद दिला दिए हैं। सभी चारों ऑप्शनों के जो प्रसिद्ध पर्व हैं, त्यौहार है, मैंने आपको बता दिया है। तो अच्छे से आप लोगों को पता चल गया होगा, आई होप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए जान लेते हैं। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, रिकेट्स, ठीक है। रिकेट्स जो है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब बचपन में होते हैं तो उसमें बच्चों की जो हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, मांसपेशियां और हड्डियां जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, उसे रिकेट्स कहते हैं, जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए जान लेते हैं अब अगले ऑप्शनों की ओर कि पीलिया, ये तो था हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब जान लेते हैं जो ऑप्शन है उनके भी पॉइंट याद कर लेंगे। इनसे हमारे दोस्तों क्या होता है, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ तो उसमें आपके 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अगर मैं सारे ऑप्शन के आंसर आपको बता रहा हूँ तो आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पीलिया जान लेते हैं, पीलिया भी पूछ सकता है आपसे। पीलिया कौन सी विटामिन की कमी से होता है? पीलिया कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, B12 की, ठीक है। B12 की कमी से क्या होता है? पीलिया होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब बेरी के बारे में जान लेते हैं
बेरी बेरी किसकी कमी से होता है दोस्तों? तो थायमिन की कमी से होता है, ठीक है, थायमिन की, जिसे विटामिन B1, ठीक, विटामिन B1, ठीक, विटामिन B1 की वजह से होता है। रतौंधी सभी बच्चों को पता होगा, विटामिन ए की वजह से रतौंधी रोग होता है, ठीक है। चारों ऑप्शन मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, सारे पॉइंट अच्छे से नोट डाउन करेंगे, आपको बहुत काम आने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रेलवे इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? इसको आप सही कर लेंगे। रेलवे इंजन यानी कि रेलवे डीजल इंजन, इसको डीजल आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। डीजल इंजन का कारखाना कहाँ पर है? रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, रेलवे जो डीजल इंजन का कारखाना है वो है वाराणसी में, ठीक है। कहाँ पर है? रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ पर है? वो है वाराणसी में, ठीक है। दूसरा पॉइंट और नोट डाउन करेंगे, कपूरथला में क्या है बच्चे? जल्दी से बताएंगे जिन बच्चों को आंसर पता होगा। कपूरथला में क्या है? तो ट्रेन के डिब्बे, ठीक है, डिब्बे, कपूरथला पंजाब में ट्रेन के डिब्बे जो बनते हैं, कारखाना है, वो कहाँ पर है? कपूरथला में। पर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेलवे इंजन यानी कि डीजल इंजन का कारखाना कहाँ पर है? वाराणसी में, ठीक है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रट लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो याद रखिएगा, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो होता है कर्नाटक में। कहाँ पर होता है? कर्नाटक राज्य में होता है, ठीक है। याद रखिएगा, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? कर्नाटक, बिल्कुल राइट आंसर है, अच्छे से नोट डाउन करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो है ओडिशा राज्य में। कहाँ पर है? ऑप्शन सी, ओडिशा राज्य में स्थित है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर है? ओडिशा में, याद रखिएगा, ठीक है। आपका राइट आंसर होगा ओडिशा, बिल्कुल राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोणार्क मंदिर कई बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखेंगे, ये कहाँ पे है? यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है दोस्तों? न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में है, याद रखिएगा। बात की जाए न्यूयॉर्क में है, तो बात की जाए इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे, स्थापना भी पूछ सकता है आपसे। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, ठीक है। याद रखिएगा, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रटेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य में है? भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य में है? तो सबसे लंबी जो तटरेखा है वो है गुजरात राज्य की, ठीक है। याद रखेंगे, किसकी है सबसे लंबी तटरेखा? गुजरात राज्य की है, 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर, इसको भी याद कर लेंगे। गुजरात की जो तटरेखा है वो भारत में सबसे लंबी है, ठीक है। सभी राज्यों में याद रखेंगे 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो याद रखिएगा, 23वें पूछा है और कई बार एग्जाम में ये पूछा है। 23वां जो था वो कौन था? पार्श्वनाथ। अच्छे से आपको रटना है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, ठीक है। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि पहले कौन थे। चलिए पहला भी मैं आपको बता देता हूं। तो पहले थे ऋषभदेव, ठीक है, ये थे प्रथम। पहले कौन थे? ऋषभदेव थे। तो इंपॉर्टेंट 3 ही पूछे जाते हैं, ठीक है। एक पहला, फिर 23वां और 24वां, ठीक है। यानी कि 24वां का मतलब अंतिम। ये 3 ही महत्वपूर्ण है। अभी तक रिकॉर्ड है 20 से 25-30 सालों में जितने भी एग्जाम हुए हैं, सिर्फ इन 3 में से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा जैन धर्म से किसी भी तीर्थकर के बारे में नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो ये 3 तीर्थकरों को आप दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, रट लीजिए। मैं तीनों तीर्थकरों के बारे में अच्छे से यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। पहला मैंने आपको बता दिया ऋषभदेव, क्वेश्चन पूछा है 23वें पार्श्वनाथ,
अभी यही पूछ लेता 24वें या अंतिम, तो महावीर स्वामी, ठीक है, ये अंतिम और 24वें, ठीक है, याद रखेंगे। पार्श्वनाथ 23वें, ठीक। तीनों पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया, तीनों तीर्थकरों के बारे में क्लियर कर दिया। इससे बाहर नहीं पूछेगा, मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को। इन तीनों पॉइंटों को आप अच्छे से रट लेंगे, आपका गलत नहीं हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पांगोंग झील किस राज्य में स्थित है? पांगोंग झील किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, कहाँ पर है दोस्तों? यह है लद्दाख में, ठीक है। कहाँ पर है पांगोंग झील? लद्दाख में है, याद रखिएगा, ठीक है। लद्दाख बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य द्वारा रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है? यानी कि सबसे ज़्यादा रबड़ किस राज्य में होता है भारत में? चलिए ये भी जान लेते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, केरल ऐसा राज्य है जहाँ पर भारत का लगभग कितना? भारत का लगभग 75% से भी अधिक जो उत्पादन है रबड़ का, वो केरल राज्य करता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो केरल बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल आंख बंद करके आप केरल लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? यानी कि कौन से गुरु थे सिखों के जिन्होंने खालसा की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? जल्दी से सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, जिनको भी आंसर पता होगा। खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे या कौन से गुरु थे? तो सिखों के जो 10वें गुरु थे, यानी कि अंतिम गुरु, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, खालसा की स्थापना की, ठीक है, याद रखेंगे। ये 10वें गुरु थे सिखों के जिन्होंने खालसा की स्थापना की। एक पॉइंट और याद करेंगे कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ, ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ? तो याद रखिएगा, बिहार के पटना में, ठीक है। कहाँ पर? पटना में। वर्ष की बात की जाए तो 1666, ठीक है, 1666 में बिहार के पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, जिन्होंने खालसा की स्थापना की, ठीक है। सारे पॉइंट क्लियर हैं आपके? चलिए अच्छे से नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जाखम बांध किस राज्य में स्थित है? जाखम बांध किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जाखम जो बांध है वो कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में है। राजस्थान राज्य में कहाँ पर? राजस्थान में एक प्रतापगढ़ एक जिला है, ठीक है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे। प्रतापगढ़ एक जिला उत्तर प्रदेश में भी है, कुंडा नाम से प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ कुंडा, राजा भैया के नाम से, ठीक है। तो ये दूसरा है, ये राजस्थान का प्रतापगढ़ है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, राजस्थान का प्रतापगढ़ है। और हाँ, एक प्रताप उत्तर प्रदेश में भी एक प्रतापगढ़, ठीक है, उत्तर प्रदेश का भी एक जिला है जो कुंडा के नाम से प्रसिद्ध है, राजा भैया कुंडा के नाम से। तो ये दूसरा है, राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला है, ठीक है, याद रखेंगे। जाखम बांध कहाँ पर है? राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में जाखम बांध है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन यानी कि आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन कहता है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में बॉक्साइट का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो वो कौन सा है? तो याद रखिएगा, ओडिशा, ठीक है। ओडिशा क्या करता है? भारत का लगभग 50% से अधिक संसाधन भारत में ये देता है। ओडिशा राज्य कितना? लगभग 50% से अधिक, ठीक है, याद रखिएगा, 50% से अधिक संसाधन ये देता है बॉक्साइट का ओडिशा राज्य, ठीक है, याद रखेंगे। तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? ओडिशा है। तो ये थे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 30 जी के सामान्य ज्ञान, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। वीडियो समझना है तो दोबारा पढ़िएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और संभवतः आपको इनमें से 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो अच्छे से रटिएगा, और ना समझ आए तो वीडियो दोबारा देखिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक ज़रूर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। चलिए फिर मिलेंगे एक नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।